नमस्कार साथियों। आज का हमारे अध्ययन का विषय है टर्की के प्राकृतिक प्रदेश, नेचुरल रीजन्स ऑफ टर्की। बताना चाहूंगा, एशिया का भूगोल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जापान, इंडोनेशिया, टर्की, चीन व पाकिस्तान आदि देशों के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन सम्मिलित है। इसी क्रम में आज हम टर्की से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक टर्की के प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टर्की के प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन। धरातल, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और अन्य प्राकृतिक दशाओं की समरूपता के आधार पर टर्की को 5 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, एक काला सागर तटीय प्रदेश, दूसरा भूमध्य सागरीय प्रदेश, तीसरा पश्चिमी पठारी प्रदेश, चौथा पूर्वी उच्च भूमि और पांचवा दक्षिणी प्रदेश। इस प्रकार टर्की को 5 प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। दिए गए मानचित्र के माध्यम से भी आप टर्की के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में और अधिक विस्तार से जान सकते हैं। मानचित्र में देखने से ज्ञात होता है, मानचित्र में जहां एक अंकित है वह भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश है। आप देख सकते हैं, ये भूमध्य सागरीय प्रदेश है। मानचित्र में जहां 2 अंकित है वह टर्की का काला सागर तटीय प्रदेश है। ये 2 जहां अंकित है यह काला सागर तटीय प्रदेश है। मानचित्र में 3 जहां अंकित है वह दक्षिणी प्रदेश है। आप देख सकते हैं, ये 3 जहां अंकित है यह दक्षिणी प्रदेश है। और मानचित्र में जहां 4 अंकित है वह पश्चिमी पठारी प्रदेश है। आप देख सकते हैं, ये 4 नंबर जहां अंकित है यह पश्चिमी पठारी प्रदेश है। और जहां 5 अंकित है यह पूर्वी उच्च भूमि है। इस प्रकार टर्की को धरातल, जलवायु, वनस्पति और अन्य प्राकृतिक दशाओं की समानता के आधार पर 5 प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। ठीक है। अब हम सबसे पहले जिक्र करेंगे काला सागर तटीय प्रदेश के बारे में। मानचित्र में देखने से ज्ञात होता है, जहां 2 अंकित है वह टर्की का काला सागर तटीय प्रदेश है। आप देख सकते हैं, ये काला सागर तटीय प्रदेश है। सबसे पहले काला सागर तटीय प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे। यह प्रदेश टर्की के उत्तरी भाग में है, जैसा कि हमें देखने से ज्ञात होता है। काला सागर तट के सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला है। आप देख सकते हैं, ये काला सागर है और काला सागर तट के सहारे पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैला है। इस काला सागर तटीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में पोंटिंग पर्वत श्रेणी है। ये इसका दक्षिणी भाग है और यहां एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पोंटिंग पर्वत श्रेणी। जबकि इस काला सागर तटीय प्रदेश का तटीय भाग समतल व निम्न भूमि के रूप में है। यह तो हुई काला सागर तटीय प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार की बात। अब बात करेंगे इस प्रदेश की जलवायु के बारे में। बताना चाहूंगा, यहां गर्मियों का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि सर्दियों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा की मात्रा इस प्रदेश में पूर्व से
पश्चिम की ओर कम होती जाती है। पूर्व में 250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, जबकि पश्चिमी भाग में वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से भी कम रहती है। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है। अब बात करेंगे इस प्रदेश के मुख्य व्यवसाय के बारे में। बताना चाहूंगा, इस काला सागर तटीय प्रदेश के निवासियों का मुख्य व्यवसाय है कृषि, और तंबाकू इस प्रदेश की प्रमुख फसल है। तंबाकू के अलावा इस प्रदेश में गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि फसलें भी उपजाई जाती हैं। जहां तक खनिज संसाधनों की बात है, इस काला सागर तटीय प्रदेश में कोयला व बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। इरगिली इस प्रदेश का महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर और एक बंदरगाह है। आप देख सकते हैं ये इरगिली है और इस काला सागर तटीय प्रदेश का महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर और एक बंदरगाह है, जहां वस्त्र उद्योग व लोहा इस्पात उद्योग की प्रधानता है। इस प्रकार हमने टर्की के प्राकृतिक प्रदेश काला सागर तटीय प्रदेश के बारे में जाना। ठीक है, दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप काला सागर तटीय प्रदेश के बारे में और अधिक विस्तार से जान सकते हैं इसकी स्थिति, विस्तार, जलवायु, व्यवसाय, खनिज संसाधन तथा औद्योगिक गतिविधियों के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रदेश के अंतर्गत टर्की का भूमध्य सागरीय तटवर्ती भाग सम्मिलित है। आप देख सकते हैं मानचित्र में जहां एक अंकित है, यह है टर्की का भूमध्य सागरीय प्रदेश है। इस प्रदेश के अंतर्गत मारमारा प्रदेश, ये मारमारा प्रदेश, एजियन प्रदेश, ये एजियन प्रदेश, और ये दक्षिणी पश्चिमी भूमध्य सागरीय प्रदेश आता है। इस प्रदेश का समुद्र तटीय भाग अत्यंत ही उबड़ खाबड़ और कटाफटा है। आप देख सकते हैं इस प्रदेश का यह समुद्र तटीय भाग अत्यंत ही उबड़ खाबड़ और कटाफटा है, जहां पर पोंटिक पर्वत की श्रेणियों तथा नदियों ने अनेक अंतरीपों का निर्माण किया है। मतलब वह उभरा हुआ भाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, वह अंतरीप कहलाता है। आप देख सकते हैं ये अंतरीप, ये भूमि अंतरीप, ये अंतरीप, ये अंतरीप। इस प्रकार इस प्रदेश के समुद्र तटीय भाग में पोंटिक पर्वत की श्रेणियों तथा नदियों ने अनेक अंतरीपों का निर्माण किया है। इस प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं इजमिर, मेंड्रेस, वर्षा, कैस्टर और इंडोस। अब बात करते हैं इस प्रदेश की जलवायु के बारे में। इस प्रदेश की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है। यहां पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि शीत ऋतु में 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की खास खूबी यह रहती है कि यहां गर्मियों की बजाय सर्दियों में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यह प्रदेश सर्दियों में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है, और पछुआ पवनें इस प्रदेश में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं,
जिनसे पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। जहां तक इस प्रदेश के व्यवसाय की बात है, इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय कृषि है और यहां कृषि में गेहूं, जौ, जई व तंबाकू आदि फसलें उपजाई जाती है। इजमिर नदी की घाटी अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस भूमध्य सागरीय प्रदेश में फलों का उत्पादन भी किया जाता है। फलों की कृषि के अंतर्गत जैतून, अंजीर, अंगूर व संतरा की कृषि अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रदेश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के बारे में। इस प्रदेश में क्रोमाइट, सुरमा व बॉक्साइट खनिज सामान्यतः मिलते हैं और इस प्रदेश के जहां तक प्रमुख नगरों की बात है, आप मानचित्र में देख सकते हैं, एक इस्तांबुल और दूसरा ये इजमिर। इस प्रकार भूमध्य सागरीय प्रदेश के दो महत्वपूर्ण नगर हैं, इस्तांबुल और दूसरा इजमिर। ये इस प्रदेश के प्रमुख नगर तथा औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र हैं। ठीक है, दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में और अधिक विस्तार से जान सकते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश का टर्की में विस्तार एवं स्थिति, जलवायु, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय, खनिज संसाधनों की उपलब्धता एवं महत्वपूर्ण नगर एवं औद्योगिक केंद्र। ठीक है, अब हम बात करेंगे पश्चिमी पठारी प्रदेश के बारे में। आप देख सकते हैं मानचित्र में जहां 4 अंकित है, यह भाग टर्की का पश्चिमी पठारी प्रदेश है। इस भाग के अंतर्गत अनातोलिया के पठार का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। यह प्रदेश 3 ओर से उच्च पर्वत श्रेणियों से घिरा है। आप देख सकते हैं उत्तर में पोंटिक पर्वत श्रेणी, दक्षिण में टोरस पर्वत श्रेणी तथा पूर्व में उच्च भूमि। इस प्रकार यह प्रदेश उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिशा में पर्वत श्रेणियों से घिरा है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 750 मीटर के आसपास है। जहां तक इस प्रदेश की जलवायु की बात है, इस प्रदेश में ईरान तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहां शीत ऋतु अत्यंत ही ठंडी होती है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मी की ऋतु अधिक गर्म होती है। इस प्रदेश का तापमान गर्मियों में 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सर्दियों में इस प्रदेश के ऊंचे भागों में बड़ी मात्रा में हिमपात भी होता है और इस प्रदेश की वार्षिक वर्षा का औसत है 25 सेंटीमीटर। बताना चाहूंगा इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है। जहां तक इस प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति की बात है, इस प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत मुख्य रूप से घासें व झाड़ियां उगती हैं। बताना चाहूंगा इस प्रदेश की प्राकृतिक दशाएं कृषि के अनुकूल नहीं है। ऐसे में इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। पशुपालन में यहां मुख्य रूप से भेड़ व बकरियां पाली जाती हैं। इस प्रदेश में अंगोरा नाम की बकरी से विश्व प्रसिद्ध मोहर ऊन प्राप्त की जाती है। यानी इस प्रदेश में उन्नत नस्ल की अंगोरा नामक बकरी पाली जाती है और जिससे मोहर नाम की
विश्व प्रसिद्ध ऊन प्राप्त की जाती है। इस प्रदेश में जैसा कि हम जान चुके हैं कि लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। ऐसे में इस प्रदेश में पशुपालन आधारित कालीन, दरियां, ऊनी कंबल और भी कई तरह के ऊनी वस्त्रों आदि कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। इस प्रदेश का महत्वपूर्ण नगर है अंकारा। अंकारा टर्की की राजधानी शहर भी है। साथ में इस प्रदेश का महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप टर्की के पश्चिमी पठारी प्रदेश के बारे में और अधिक विस्तार से जान सकते हैं। पश्चिमी पठारी प्रदेश का धरातल, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, लोगों का मुख्य व्यवसाय और इस प्रदेश के प्रमुख नगरों के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश के बारे में। आप देख सकते हैं मानचित्र में जहां 5 अंकित है, यह टर्की का पूर्वी उच्च प्रदेश है। इस प्रदेश के अंतर्गत अनातोलिया के पठार का पूर्वी भाग आप देख सकते हैं, यह अनातोलिया के पठार का पूर्वी भाग है, और आर्मीनिया की घाट की उच्च भूमि, यह आर्मीनिया के घाट की उच्च भूमि सम्मिलित है। जहां तक इस प्रदेश की जलवायु की बात है, इस प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान बेहद नीचे रहते हैं, यहां तक कि तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि गर्मियों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गर्मियां शुष्क रहती हैं। वर्षा की अधिकांश मात्रा शीत ऋतु में होती है। सर्दियों में इस प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय भाग हिम से ढके रहते हैं। अब बात करते हैं इस प्रदेश के लोगों के व्यवसाय के बारे में। यह प्रदेश भी टर्की के पश्चिमी पठारी प्रदेश की तरह ही यहां की प्राकृतिक दशाएं कृषि के अनुकूल नहीं है। ऐसे में इस प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति तथा यहां उगने वाली घास के सहारे पशुपालन किया जाता है। यानी इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, जिसमें मुख्य रूप से भेड़ व बकरियां पाली जाती हैं। बताना चाहूंगा इस प्रदेश में होने वाला पशुपालन में ऋतु प्रवास भी होता है। यानी पशुपालक लोग चारे व पानी की तलाश में ऋतुओं के अनुसार पशुओं के साथ प्रवास करते हैं। गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर पशुपालक ऊंचे पर्वतीय भागों की ओर चले जाते हैं, जहां पर बर्फ पिघलने के कारण नई ताजी घास उगाती है। जबकि शीत ऋतु में जब ऊंचे पर्वतीय भागों पर हिमपात हो जाता है, ऐसे में पशुपालक अपने पशुओं को लेकर नीचे घाटियों में आ जाते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में होने वाला पशुपालन में ऋतु प्रवास भी होता है। दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप टर्की की पूर्वी उच्च भूमि के बारे में और अधिक विस्तार से जान सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत अनातोलिया के पठार का पूर्वी भाग और आर्मीनिया की घाट की उच्च भूमि सम्मिलित है।
सर्दियों में यहाँ के ऊंचे पर्वतीय भाग हिम से ढके रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस प्रदेश की परिस्थितियां कृषि के अनुकूल नहीं है। ऐसे में इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और पशुपालन की खास विशेषता है ऋतु प्रवास, यानी पशुपालक लोग अपने पशुओं के साथ पशुओं के लिए चारे व पानी की तलाश में ऋतु प्रवास करते हैं। गर्मियों में ऊंचाई वाले भागों की ओर चले जाते हैं, जबकि सर्दियों में नीचे घाटियों में अपने पशुओं के साथ प्रवास करते हैं। ठीक है। अंत में बात करेंगे टर्की के दक्षिणी प्रदेश के बारे में। आप देख सकते हैं, यह प्रदेश अनातोलिया के पठार के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला है। यह अनातोलिया के पठार की दक्षिणी सीमा है और इसके दक्षिण में पूर्व से पश्चिम दिशा में यह दक्षिणी प्रदेश विस्तृत है। इस दक्षिणी प्रदेश का पश्चिमी भाग, यह पश्चिमी भाग भूमध्य सागर से घिरा है, जबकि पूर्वी भाग, यह पूर्वी भाग ईरान, इराक व सीरिया से सीमांकित है। और आप देख सकते हैं, इस दक्षिणी प्रदेश का यह पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्वी भाग कम चौड़ा है। जहां तक इस प्रदेश की जलवायु की बात है, तो इस दक्षिणी प्रदेश के पूर्वी भाग में ये आप देख सकते हैं, ये पूर्वी भाग, इस पूर्वी भाग में ईरान तुल्य जलवायु पाई जाती है, जबकि इस पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जैसा कि हम जान चुके हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु की खास विशेषता यह होती है कि यहां अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है, क्योंकि यह प्रदेश शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है और इस प्रदेश में पछुआ पवनें सागर से स्थल की ओर चलती हैं और नमी युक्त होने के कारण पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती हैं। ठीक है। जबकि ईरान तुल्य जलवायु में सर्दियां अत्यधिक सर्द होती हैं, यानी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, जबकि गर्मियों में तापमान अधिक होते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रदेश के लोगों के मुख्य व्यवसाय के बारे में। इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि, और कृषि में यहां मुख्य रूप से कपास, गेहूं व जौ की फसलें उगाई जाती हैं। और इस प्रदेश के पश्चिमी भाग में, जो भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, यहां फलों की खेती का भी उत्पादन किया जाता है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से जैतून, अंजीर, अंगूर, संतरा आदि फलों का उत्पादन किया जाता है। और मानचित्र में आप देख सकते हैं, अदाना, ये अदाना, ये अदाना इस प्रदेश का मुख्य नगर तथा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। अदाना में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। ठीक है। दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप टर्की के दक्षिण प्रदेश के बारे में और अधिक जानकारी जुटा सकते हैं, जान सकते हैं इसके धरातल, यहाँ की जलवायु, यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय तथा प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के बारे में। ठीक है। इस प्रकार आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक टर्की के प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन किया। धन्यवाद।